नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए संविधान की विशेषताएं। जो टॉपिक आपके दिया गया है, क्या टॉपिक दिया गया है? संविधान की विशेषताएं वाला जो टॉपिक दिया गया है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना वैसे डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, पर विशेषताओं में जो है प्रस्तावना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम प्रस्तावना को देख लेते हैं, प्रेम्बल जो अपनी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है ये क्या कहती है, ये आपको बिल्कुल ऐसे रटी होनी चाहिए कि इसके क्वेश्चन जो है इसमें से शब्दों का हेर फेर करके पूछे तो आपको गलत नहीं करना है। देखो यहाँ पे ये है, और सभी बुक्स वगैरह जो होती है उनके पीछे की साइड में ये जनरली लिखी रहती है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो और खुद भी लिख सकते हो। देखो, तो भारत का जो संविधान है, इसकी उद्देशिका मतलब वही प्रियम्बल जो है, इसमें क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह के न्याय की बात की है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या है भाई, इनके हिसाब से संविधान सभा में ये 26 नवंबर 1949, और तिथि क्या थी, तो तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन जो कैसे कैसे इन्होंने पूछे हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं कि कितने तरह के न्याय की बात की है। तो देखो 3 तरह के न्याय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो देखो सामाजिक हो गया, आर्थिक है और राजनीतिक, 3 तरह के न्याय की इन्होंने यहाँ पे बात की है। ओके, इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे चले तो स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता जो है उसमें इन्होंने क्या क्या बताया है। तो यहाँ पे देखो कि स्वतंत्रता में विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, 5 तरह की जो है यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है। ओके, इसके बाद में समता की बात करें तो समता में 2 चीज़ें याद रखनी है। किस किस की समता है आपको? प्रतिष्ठा की और अवसर की। ठीक है, अब बंधुता की बात करें तो बंधुता बढ़ाने के लिए क्या क्या बोल दिया है। बंधुता के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, इन सब के लिए बंधुता बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें आपको याद करनी है। पूछा जा सकता है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तिथि भी पूछ सकता है, तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है और 2006 विक्रम संवत है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको रिकॉल यहाँ से हो गया होगा। और जो अपनी ये प्रस्तावना है, जो ये प्रस्तावना है, इसका शक्ति का स्रोत, इसमें जो शक्ति का स्रोत है वो किसको माना है, तो हमें ही माना है, जनता को ही माना है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो हम भारत के लोग, तो यहाँ पे जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग हैं, मतलब शक्ति जो है, पावर किसके पास है, पावर अपने पास है जनता के पास। ठीक है, पावर जो है जनता के पास में ही है, जनता में निहित है। और ये वाली बात जो है कहाँ से ली गई है, तो ये वाली जो लाइन है ये इन्होंने यूएसए से ली है। ठीक है, यूएसए के संविधान से ये ली है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली है अपन ने ये वाली बात, हम भारत के लोग वाली। ठीक है, और राज्य की प्रकृति क्या बताई है, प्रकृति हमने नेचर क्या बताया अपने राज्य का, तो यहाँ पे बताया है क्या, देखो यहाँ पे देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी भी होगा, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो प्रकृति की पूछे तो ये सब आपको बता देना है। ठीक है, उद्देश्य में हमने देखा, उद्देश्य में ही ये सारी बात की है। उद्देश्य में हमने देखा कि न्याय है, न्याय आ जाएगा एक तो। ठीक है, न्याय में 3 तरह के न्याय आ जाएंगे, कौन कौन से, एक तो सामाजिक आ जाएगा, आर्थिक आ जाएगा और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे बात की है स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये 5 आपको याद रखने हैं। बंधुता में आपको याद रखना है व्यक्ति की गरिमा, अखंडता और एकता, और इसके बाद समता में याद रखना है प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से हैं। अधिनियमित आत्मार्पित कब किया गया है, तो ये अधिनियमित अंगीकृत जो है ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। तिथि क्या थी, सप्तमी थी, और 2006 विक्रम संवत था। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो ये विक्रम संवत है, ये जो है अपना जो नेशनल कैलेंडर रहता है, नेशनल कैलेंडर जो है वो विक्रम संवत नहीं होकर कौन सा है, विक्रम संवत नहीं होकर के कौन सा है, शक संवत है। कौन सा है, शक संवत है, जिसको हमने कब अपनाया था, तो ये हमने 22 मार्च 1947 को एडॉप्ट किया था। ओके, और विक्रम संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे चलता है, तो ये +57 ईयर। ठीक है, और शक संवत वाला जो है
वो शक संवत वाला जो कैलेंडर है वो क्या करता है, ग्रेगोरियन से -78 ईयर, ठीक है, 78 ईयर ये तो पीछे रहता है शक संवत वाला, और ये विक्रम संवत 57 ईयर ज़्यादा आगे रहता है किस वाले कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ठीक। तो ये कथन बना के पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। अब ये जो अंगीकृत है और अधिनियमित है और आत्मार्पित, इन शब्दों का भी थोड़ा सा अपन मतलब देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो अंगीकृत का मतलब तो ये है कि भाई हमने क्या करना है, किसी चीज़ को स्वीकार करना है, अपनाना है, ठीक है। अंगीकृत का मतलब क्या है, उसको अपनाना है, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अधिनियमित का मतलब क्या है, अधिनियमित का मतलब है कि कानूनी रूप से उसको क्या करना है, लागू करना है। क्या करना है, कानूनी रूप से लीगल तरीके से उसको लागू करना है, ठीक है। और आत्मार्पित का मतलब क्या है, आत्मार्पित का मतलब होता है कि स्वयं को ही समर्पित कर देना है, मतलब आपको समर्पण की भावना वहाँ पे दिखानी है, ठीक है, समर्पण की भावना। तो ये तीनों शब्दों का आपको यहाँ पे पता चल गया। और अब आपसे पूछे कि भाई जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, तो जो बेरूवादीवाद चल रहा था, तो बेरूवादी केस था एक, ठीक है, बेरूवादी केस है 1960 का। तो इसमें ये बताया है कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है अपनी वो संविधान का भाग नहीं है। क्या बोला था इन्होंने, प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, ऐसा इसमें बेरूवादी केस में 1960 में यहाँ पे बोला गया था, ओके। फिर इसके बाद में भी और बहुत सारे वाद चलते रहे, केसेस चलते रहे। केशवानंद भारती केस आया, उसमें बोला इन्होंने कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। केशवानंद जो केस है, केशवानंद केस हुआ, फिर ये आया था 1973 में, ये 1960 में, केशवानंद केस आया 73 में। इसमें बोल रहे हैं कि प्रस्तावना जो है पार्ट है संविधान का, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और केस आया, LIC केस 1995। इसमें भी बोला कि भाई ये भी इसका भाग है, अभिन्न अंग है, ओके। तो इस तरह से ये यहाँ पे चलता जा रहा है वाद विवाद, ठीक है। फिर प्रस्तावना में चेंजेज कर सकते हैं क्या हम, प्रस्तावना में संशोधन जो है वो अपन कर सकते हैं क्या, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा ये केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई प्रस्तावना में संशोधन अपन कर सकते हैं, संसद जो है संसद लॉ बना करके इसमें चेंजेज यहाँ पे कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो संविधान है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मूल ढांचे में कोई चेंजेज नहीं करना, ठीक है। तो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान है उसके मूल ढांचे में चेंजेज कोई भी तरह का नहीं चलेगा, ठीक है। ये किसने बोला है, केशवानंद केस में ही बोला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था ये, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और इसी से फिर क्या हुआ था, जो 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन 1976, इसमें जो अपनी प्रस्तावना है इसमें इन्होंने क्या जोड़े थे, 3 शब्द जोड़े थे, ठीक है। प्रस्तावना में 3 शब्द अपन ने यहाँ पे ऐड किए थे, कौन कौन से ऐड किए थे 3 शब्द, तो ये हमने जोड़ा था, एक तो समाजवादी जोड़ा था, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द अपन ने जोड़ा था यहाँ पे अखंडता, ठीक है। और ये संशोधन जो है हम कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, तो संशोधन हमने किया है आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे याद हो गया है। अब जो है प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या है, कुछ संज्ञा वगैरह दी है, कुछ कुछ कहा है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये हम पहला देखते हैं यहाँ पे कि संविधान जो है, संविधान की मूल आत्मा, प्रस्तावना के बारे में और ये सारी बातें, ठीक है। तो संविधान की मूल आत्मा जो है ये किसने कहा है, तो ये एक तो हिदायतुल्लाह जी हैं, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और एक और नाम आता है ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। तो इन दोनों ने यहाँ पे बोला है कि संविधान की मूल आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। गोलकनाथ जो केस चल रहा था 1967 में, उसमें गोलकनाथ जो केस आया, फिर इसमें क्या हो रहा था, 1967 में जो जस्टिस थे वो क्या थे, चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला, संविधान की मूल आत्मा का निवास स्थान शाश्वत और अपरिवर्तनीय। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ में ही, गोलकनाथ केस आया अब 1967 में, और इस टाइम पे जो CJI थे वो कौन थे, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो अपनी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसको संविधान की क्या कहा, मूल आत्मा कहा, ठीक है। और मूल आत्मा का निवास स्थान भी, घर भी बता दिया, ठीक है ना, निवास स्थान है, और क्या है, शाश्वत है, चेंज नहीं हो सकता, और अपरिवर्तनीय है। ये सब इन्होंने कह दिया भाई जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस तरह से ये लागू किया, ओके। अब इसके बाद में जन्मपत्री जो है, जन्मपत्री किसने कहा भाई कि भाई ये तो अपने संविधान की क्या है, जन्मपत्री है,
तो जन्मपत्री कहने वाले, होरोस्कोप कहने वाले थे अपने KM मुंशी। ठीक है, कौन थे ये? मुंशी जी थे। तो मुंशी जी के पास सबकी क्या रहती है? जन्मपत्री रहती है, या सारे केस वगैरह की, वैसे आप सारे याद कर सकते हो। और आत्मा और आधारशिला, ठीक है, आत्मा या आधारशिला जो है ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे सुभाष कश्यप। कौन थे? सुभाष कश्यप जो हैं इन्होंने कहा है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं। तो संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जो है भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने बोला है? संविधान का परिचय पत्र है भाई, ये आइडेंटिटी कार्ड है इसका। तो ये कहने वाले हैं अपने पालकी वाला। क्या नाम है इनका? पालकी वाला। ठीक है, तो पालकी वाला है। कुंजी नोट, कुंजी नोट किसने कहा है? तो कुंजी नोट कहने वाले हैं बारकर। क्या नाम है इनका? बारकर। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? इसमें भी कुंजी आ रहा है, तो याद रह जाएगा। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। हमने बहुत ज़्यादा टाइम तक सपने देखे हैं, दीर्घकालीन जो हमने सब लंबे लंबे सपने देखे हैं उनको आज ये सक्सेस हो गए हैं। तो दीर्घकालीन सपनों का जो विचार है वो किसने कहा है? तो ये कहने वाले एक हैं कि अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। ठीक है, ये संविधान सभा जो अपने सेशन चल रहे थे उसमें भी था ये नाम, तो वही है अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। ठीक है, तो इन सब ने ये यहाँ पे कहा है। ओके, और ये सब आपको एक बार देख लेना है। देखो वापस बता देती हूँ, संविधान की जो है यहाँ पे देखो आप, तो मूल आत्मा किसने कहा है? हिदायतुल्लाह ने और ठाकुरदास भार्गव ने। गोलकनाथ केस जो है 1967 में इन्होंने कहा, तो हिदायतुल्लाह जी ने, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा का निवास स्थान है, शाश्वत है और उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। इसके बाद में आगे देखें तो जन्मपत्री कहने वाले कौन है? जन्मपत्री कहने वाले हैं KM मुंशी जी। मुंशी जी के पास सबकी जन्मपत्री रहती है। आत्मा और आधारशिला बेस किसने कहा है? तो बेस कहा है सुभाष कश्यप ने। ठीक है, तो सुभाष चरण जो सर हैं वो क्या करते हैं? सबका बेस अच्छा बना देते हैं, अच्छे से जी के पढ़ाते हैं। तो वैसे आप याद कर सकते हो कि आधारशिला जो है ये। और आइडेंटिटी कार्ड वाले हैं पालकी वाला। ठीक है, पालकी में जाना है तो आइडेंटिटी कार्ड पहले शो करना पड़ेगा। कुंजी नोट कहा है? बारकर ने। ठीक है, किसने कहा है? बारकर ने। तो कार में जाना है तो कुंजी होनी चाहिए, की होनी चाहिए आपके पास, तो बारकर से की आपको याद हो जाएगा। दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है? दीर्घ वाले सबसे दीर्घ नाम है भाई अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर है। ठीक है, और कृष्ण भगवान का नाम भी आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ अपन ने देख लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना से और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे जनरली आपके नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रस्तावना डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है विशेषताएं। तो हम मूव करते हैं किस पे? अपने जो संविधान की विशेषता वाला पार्ट है उस पर। ठीक है, तो संविधान की विशेषता वाला जो भाग है उसमें हम सबसे पहले देखें तो अपना जो संविधान है वो क्या है? सबसे क्या है? एक तो बड़ा है, लिखित है, और सबसे क्या है? बड़ा है, ये हमें पता है। अब इसमें भी क्या है और कितने कितने अनुच्छेद हैं, तो वो भी अपन को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक तरह की विशेषता है, तो ये आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, तो प्रस्तावना थोड़ा सा देख लिया हमने ब्रीफ में। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं जो आपके फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड वालों के लिए ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में। ओके, तो वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी उनको अगर पढ़ने का थोड़ा सा इच्छा है, मन है, तो वो देख सकते हैं। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि अपना जो संविधान है वो क्या है? लिखित है एक तो, और लिखित के साथ साथ बड़ा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है विस्तृत संविधान, ये इसकी विशेषता है। अब टाइटल तो आपको सबको याद होगा, सबने पढ़ाया भी होगा। कुछ कुछ बातें हम इनके अंदर की भी करेंगे जो आपको पता होंगी भी, थोड़ी बहुत नहीं भी होंगी। ठीक है, तो कुछ जानकारी नहीं मिले तो वो आप ऐड कर लेना, बाकी अपने अकॉर्डिंग देखते रहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? एक विशेष तरह का, स्पेशल तरह का अपना क्या है भाई? स्पेशल तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो क्या है? लिखित है और सबसे बड़ा है। तो इसमें जो है अपना मूल जो संविधान है, ठीक है, मूल जो संविधान था अपना, उसमें कितने आर्टिकल थे और कितनी प्रस्तावना? तो एक तो प्रस्तावना थी और क्या था? 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 8 क्या है? अनुसूची। ठीक है, तो ये तो मूल संविधान की बात हो रही है। और अब अपन बात करें का प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या है? तो प्रेजेंट में अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी है? अनुसूचियाँ 8 से बढ़ के 12 हो चुकी है। ठीक है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं अभी प्रेजेंट में। प्रस्तावना तो सेम वही है, प्रस्तावना में नो चेंज। ठीक है,
ये सेम टू सेम है, एक ही प्रस्तावना है अपनी, एक प्रस्तावना है। फिर अनुच्छेद 395, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद की जगह क्या है, 465 जो है, 465 अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन अगर संख्या जो है, संख्यांक में आपसे पूछे तो वो 395 में ही बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि ये जो 465 है ये संख्या जो है संशोधन वगैरह करके ये इतने हो गए हैं उस अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो संख्यांक तो अभी भी क्या है 395 में ही बताना है, लेकिन अनुच्छेद आपके 465 हो चुके हैं। ऐसे ही भाग में भी थोड़ा सा चेंज है कि भाई भाग जो है वैसे तो 25 भाग बोलते हैं, लेकिन अगर अपन वहाँ पे देखें तो उनका नंबर अभी तक भी क्या है, संख्यांक 22 ही है, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे आपको घुमा सकता है। तो जो मैंने कल बुक बताई थी आपको अल्पना पारिक मैम की, उसमें ऐसा ही लिखा गया है, तो वहीं से मैं आपको सारा डाटा ये दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये पहली इसकी विशेषता है। और वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है ना, पूरा विश्व है, उसमें कोई सा भी देश ऐसा नहीं है जिसका इतना विस्तृत संविधान हो, ठीक है। इतना विस्तृत डिटेल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं का भी नहीं है, ठीक है। डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी नहीं है जितना अपना कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन विस्तृत है, तभी तो आपको पॉलिटी पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। छोटा मोटा होता तो आप पढ़ लेते। अब जो ये सारी जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा डिटेल्ड है, तो कॉम्प्लेक्स भी होगा, जटिल होगा। इसलिए ही क्या है, इसको आइवर जेनिंग्स, किसने, आइवर जेनिंग्स जो है, इन महोदय ने क्या बोल दिया है, आइवर जेनिंग्स ने इसको वकीलों का स्वर्ग बोल दिया है, ठीक है। तो पहली विशेषता कंप्लीट होती है। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड विशेषता में वही थोड़ा सा हम प्रस्तावना वाला देखेंगे, इसीलिए मैंने प्रस्तावना आपको पहले बता दिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है ये भी अपनी इसकी एक विशेषता है, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना में क्या कर रहे हैं कि शासन कौन कर रहा है, पावर किसके पास है, पावर है अपनी जनता के पास, ठीक है। जनता के पास क्या शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे पावर जनता के पास है, जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं यहाँ पे क्या है, निहित है। और जो है, जो संविधान निर्माता है उनके विचारों को जानने के लिए जो प्रस्तावना है वो एक कुंजी है, की है। जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि क्या क्या संज्ञा दी थी, तो कुंजी की संज्ञा किसने दी थी, बारकर ने दी थी, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर भी कि जो भी भाई संविधान बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे, निर्माता थे, उन सबके अगर आपको विचार जानने हो, ठीक है, तो आप क्या करो, ये प्रस्तावना देख लो। तो ये है यहाँ पे। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है अपना, संविधान जो है, संविधान में अपन ने ये भी देखा था कि जो क्या है, ये प्रस्तावना में ही हमने देखा था कि ये क्या है, एक संप्रभु राज्य है, संप्रभुता संपन्न राज्य है, ठीक है। तो संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अपनी इंटरनल और जो एक्सटर्नल नीति है, पॉलिसीज है, उनको खुद ही निर्धारित करता हो, ठीक है ना। जो जो क्या करे, अपनी आंतरिक और साथ में ही कौन सी, विदेशी, आंतरिक और विदेशी जो नीति है उनको क्या करे, खुद ही मतलब स्वयं ही, दूसरे देश से नहीं, स्वयं ही क्या करे, डिसाइड करे, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है, इसीलिए क्या है, ये भारत पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपना बाहर से कोई भी कंट्रोल नहीं है, बाह्य नियंत्रण नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाह्य नियंत्रण से क्या है, हम टोटली फ्री हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत जो है पूर्णतः स्वतंत्र है, संप्रभु है, ठीक है, संप्रभु राज्य है। और पावर किसके पास है, तो पावर अपने जनता के पास है यहाँ पर, ठीक है। विदेशी लोगों के पास नहीं है, विदेशी सत्ता जो है इनके पास में ना होके पावर अपनी भारत की जनता के पास में ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसकी विशेषता देखते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है विशेषता। इसमें ये जो लोकतंत्रात्मक शब्द है, इसका मतलब क्या है कि भारत में क्या होगा, एक प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र होगा। क्या होगा, हम किसी एक प्रतिनिधि को यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है, जनता में से ही। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि लोकतंत्रात्मक है। और इसका मतलब है कि भारत का शासन जो है, भारत का शासन, भारत की जनता, भारत का शासन, भारतीय जनता जो है वो क्या करती है, एक प्रतिनिधि चुनती है, निर्वाचित करती है, इलेक्टेड जो मेंबर है उनके द्वारा होता है, ठीक है। तो इलेक्टेड जो मेंबर है उनके द्वारा क्या है, ये भारत का शासन चलता रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई ये क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं,
संचालन करते हैं। ओके, तो ये तो अपना लोकतंत्रात्मक से मतलब हो गया। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है कि जो राज्य के सभी नागरिक हैं उनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पद तक पहुंचने का अधिकार है, और वो क्या कर सकते हैं, और गणराज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति ही होता है। ठीक है, तो मतलब जो गणराज्य है उसका मतलब भी ये है कि भाई अपने राज्य में जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी जो भी क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसके अनुसार, योग्यता के अनुसार ऊपर जो भी पद हैं उन पे वो जा सकते हैं, इलेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे जैसे पहले क्या चलता था, आनुवंशिक राजतंत्र वगैरह वो चलता रहता था कि राजा के बेटे को ही महाराजा बनाया जाएगा, तो वैसा वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसको आप फुलफ़िल करते हैं, कार्य करते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या बना दिया जाएगा, यहाँ पे हेड बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने हेड है, तो वो क्या है, जैसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी को अपन क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, वैसे ही यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटेन वाला सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, यहाँ पे आनुवंशिक जो है पद्धति के आधार पे चलता है सिस्टम, तो ब्रिटेन वाला सिस्टम यहाँ पे अपने यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गणराज्य वाला सिस्टम है, लोकतंत्रात्मक है, एक प्रतिनिधि को अपन चुनते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पे क्या है, अपने यहाँ पे संसदीय सरकार है। संसद है अपने यहाँ पे, ठीक है, संसदीय सरकार है जो कि कौन से मॉडल पे है, तो इसको बोलते हैं एक वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसको बोलते हैं, जिसमें मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल पावर है, वास्तविक जो शक्ति है, वो किसके पास होगी, जनता के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो क्या होंगे, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो पावर है वो तो किसके पास में रहती है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद जो है उसका प्रमुख कौन होते हैं, तो मंत्री परिषद जो है उसका प्रमुख होते हैं अपने पीएम। ठीक है, तो कार्यकारी जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति बोल दो, तो ये किसके पास में निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, मंत्री परिषद का प्रमुख भी कौन होता है, पीएम होता है। तो ओरिजिनल पावर्स की अपन बात करें, ठीक है, तो ओरिजिनल पावर जो है वो किसके पास है, अपने पास में प्रधानमंत्री के पास में। ठीक है, और ये जो है प्रधानमंत्री जी, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से ये होते हैं भाई संसद के प्रति उत्तरदायी। ये हम जब पीएम वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर 75 है, 73 है और 78 है, ये पीएम से रिलेटेड है। वहाँ पे हम इनको डिटेल में देखेंगे सब सेक्शन सहित, तो वहाँ पे भी ये बात रिपीट होगी कि जो कार्यपालिका शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वो क्या होगी, हम एक इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे, ठीक है, उनके प्रतिनिधि मतलब मंत्री परिषद में निहित होगी, और उनका प्रमुख होगा अपना पीएम। ठीक है, और पीएम जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति जवाबदारी रहती है इनकी, तो ये होते हैं भाई संसद के प्रति। ठीक है, तो ये संसद शब्द यहाँ पे आया इसलिए इन्होंने बोला कि ये संसदीय सरकार का सिस्टम है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये है अपने पास, तो वास्तविक पावर तो इनके पास है, और बाकी जो है कहने के लिए, ठीक है ना, तो वो किसके पास रहती है पावर, नाम मात्र की बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो है अपने राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति इस पावर का यूज कब कर सकता है, तो वो सलाह लेंगे किससे, सलाह लेनी पड़ेगी उनको ये मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद में अपने आ गए सारे पीएम भी आ गए और सीओएम भी आ गए, तो राष्ट्रपति अगर कोई भी निर्णय लेता है तो वो पूछता है किससे, प्रधानमंत्री जी से और सीओएम से, मंत्री परिषद से, उसके बाद ही वो कुछ बताता है। ठीक है, तो ओरिजिनल पावर पीएम के पास है, तभी आप देखते भी हैं कि सारा काम जो है भाई प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, राष्ट्रपति जी तो बस साइन वगैरह कर देते हैं, और जैसा जैसा राष्ट्रपति जी को बताया जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा वैसा वो चलता रहता है सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए संसदीय सरकार का यहाँ पे है कि भाई जो पीएम है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं 5 विशेषताएं अपन ने देख ली हैं। 6 नंबर पे देखते हैं क्या है कि अपने पास में क्या है, मूल अधिकार भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पास में मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब फर्स्ट ग्रेड वालों के तो भाई ये पूरा है नहीं कि हम पूरा फंडामेंटल राइट जो हैं सारे के सारे डिस्कस कर लें। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है अपने अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और पार्ट कौन से में है, तो भाग नंबर 3 में। ठीक, भाग नंबर 2 में क्या है, भाग नंबर 2 में क्या है, तो उसमें है नागरिकता। ठीक, नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। और 1 में क्या है, तो राज्य वगैरह की डेफिनेशन है, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो
फंडामेंटल राइट जो हैं वो यहाँ पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतने आर्टिकल में शामिल किए गए हैं। इसमें जो है सारे के सारे अपने जो भी अपने को फंडामेंटल राइट्स चाहिए वो सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे राइट टू क्या है, एजुकेशन का है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा जो है आपको शोषण के विरुद्ध है, समता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह के सारे बहुत सारे आर्टिकल जो ये हैं इनमें सारी बातें बताई गई है। तो ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है। और ये जो हमने प्रेरणा ली है भाई फंडामेंटल राइट को ऐड करने की, तो प्रेरणा जो है ये कहाँ से ली है हमने, यूएसए से, ठीक है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने फंडामेंटल राइट को ऐड करने की बात ली है। अब आगे देखें तो ये हो गया फंडामेंटल राइट। इसके बाद में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये दोनों टॉपिक सेकंड ग्रेड के सिलेबस में तो डायरेक्ट हैं, तो उनको तो पूरा डिटेल में देखने ही हैं, ठीक है ना। बाकी फर्स्ट ग्रेड वालों को इतना माथाफोड़ी नहीं करनी है, ठीक। तो ये जो है भाग 4 में आता है, ठीक है। भाग 4 में है डीपीएसपी, ओके। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। इनका पालन कौन करेगा, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं कुछ उनका पालन कौन करेगा, तो भाई राज्य करेगा, ठीक है ना, राज्य करेगा। और जो भी कल्याणकारी राज्य है उसकी यहाँ पे स्थापना करने की बात यहाँ पे की जा रही है नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। क्या करेंगे हम, कल्याणकारी राज्य जो है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है, आयरलैंड से ये लिया है अपन ने। कौन सा, कल्याणकारी राज्य एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, डीपीएसपी वाला ये कॉन्सेप्ट लिया है। और जो एक ग्रेनविल ऑस्टिन नाम है, क्या नाम है, एक ग्रेनविल ऑस्टिन। तो जो ये ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय है इन्होंने क्या कहा है डीपीएसपी को, तो इन्होंने जो डीपीएसपी है उनको संविधान की आत्मा कहा है। क्या कह दिया इन्होंने भाई, संविधान की आत्मा किसको बोला, तो डीपीएसपी को बोल दिया है। अब देखो आगे देखें तो हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। कठोर और लचीला दोनों तरह का संविधान है अपना। सिर्फ कठोर नहीं कह सकते, सिर्फ लचीला भी नहीं कह सकते, फ्लेक्सिबल भी नहीं कह सकते। कठोर तो इसलिए है कि यहाँ पे हमें कुछ क्या है चेंज करना है अगर, ठीक है, कुछ भी प्रावधानों में हमें चेंज करना है, संशोधन करना है, तो कहीं कहीं तो वो क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड है, कठिन है कहीं कहीं तो संशोधन करना, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है, स्पेशल प्रक्रिया दी गई है, उसके तहत ही वो क्या होगा, चेंज होगा। और कहीं कहीं पे क्या है बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, संसद में जाते हैं, साधारण बहुमत पारित करवा लेते हैं। तो उस तरह की जो बातें हैं वो थोड़ा सा ईजी वे है। तो दोनों ही बात है यहाँ पर कि साधारण बहुमत पारित करा के संसद में जा कर के थोड़ा सा अपन इसको लागू करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लचीलेपन के लिए है। और जो क्या है कुछ हमें एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि कठोर प्रक्रिया है, ठीक है। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन भी हुए हैं जो क्या है, जो यहाँ पे हमने किए हैं। तो संविधान संशोधन जैसे एक तो अपन ने देखो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था। तो ये आपने जब अगर नगर पालिका और वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, पंचायती राज, तो वहाँ पे देखा होगा ये दोनों सब क्या थे, कौन संविधान संशोधन थे वहाँ पे, जिसमें हमने क्या किया था, एक तो भाग 9 और भाग 9 का, ठीक, इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया था, जिसमें हमने पंचायत और नगर पालिका, ठीक है, पंचायत और नगर पालिका वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे हमने ऐड किया है, ठीक है। और ये जो है गांधी जी की प्रेरणा से ही ये हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ग्राम स्वराज्य जो है, ग्राम स्वराज्य इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये सिस्टम है जो हमने क्या है यहाँ से ऐड किया है संविधान संशोधन से। तो ये आपका हो गया है। इसके बाद में आगे देखें तो अपने यहाँ पे क्या है, वयस्क मताधिकार भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वोट देने का भी अधिकार है। जब आप एडल्ट हो जाएं तो आप अपना जो प्रतिनिधि कौन सा चुनना चाहते हैं उसके लिए आपको वोटिंग देने का भी यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देश का जो प्रशासन है वो क्या है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही तो किया जाता है, हम ही तो चुनते हैं उनको। तो जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, ठीक है, तो जनता के द्वारा क्या होता है, इलेक्टेड किया जाता है किसको, मेंबर्स को, ठीक, प्रतिनिधि को, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वोट देना पड़ता है। तो वोट देने के लिए संविधान लागू होते टाइम जो था
ये हमें केवल मतदान का अधिकार उनको था, वोट देने का राइट जिनको था, जो क्या थे 21 ईयर के हो चुके थे। ठीक है, ये तो क्या था, संविधान लागू होते टाइम थी ये एज। अभी क्या है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या कर दिया गया है, 61वें संविधान संशोधन से 1989 में, ठीक है, तो इससे हमने क्या किया है, इसको एज को 18 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, तो 21 से 18 जो ईयर है वो कौन से अमेंडमेंट से की है, तो हमने की है 61वें संविधान संशोधन से। और ये हमें वयस्क मताधिकार जो है ये देती है, हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का यहाँ पे मौका देती है। ठीक है, तो ये वयस्क मताधिकार वाली बात हो गई। तो ये संविधान संशोधन जरूर याद करने हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे ये वाला है 73वां 74वां, जिसमें हमने क्या किया, पंचायत को और नगरपालिका को ऐड किया। ठीक है ना, जिसमें कठोर लचीला वाली अपन ने बात की है। और आगे अपन ने देखा वयस्क मताधिकार में 61वां संविधान संशोधन, जिससे हमने 21 साल से घटा करके एज क्या कर दी, वोटिंग की एज कर दी है अपन ने 18 ईयर। ठीक है, तो ये हो गया है अपना। इसके बाद में देखें कि हमारे पास में जो है क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, यहीं देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इनके साथ ही, तो यहीं मैं छोटा सा लिख देती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमने ऐड की है कहाँ से, तो ये भी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है अपना। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन है 1976, इससे हमने ये क्या किया है, ऐड किए हैं। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया है, तो आर्टिकल ऐड किया है 51A। ठीक है, 51 का जो है ये हमने यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वही सब है कि आपको क्या है, राष्ट्र का पालन करना है, नेशनल एंथम का पालन करना है, और फोर्ट वगैरह जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और विरासत जो है उसको संरक्षित रखना है, और इसी तरह से बहुत सारे हैं, शिक्षा वाला भी है। तो वो सब आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, तो इतना ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने हो गए हैं 8 तक, इसको थोड़ा अपन चेंज कर लेते हैं, तो ये 9 हो गया है, ये अपना 10 नंबर का पॉइंट है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो अब अपना क्या बचा है यहाँ पे, तो अब हमारे पास है यहाँ पे कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है कि हमने यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को भी क्या है, उनके हितों की भी रक्षा की है। भाई क्या किया है हमने, माइनॉरिटीज़ की भी जो भी फेवर में काम किया है, ये हमने किया है किसमें, आर्टिकल नंबर 29 है। आर्टिकल नंबर 29 अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उसमें आता है आर्टिकल 29, जिसमें हमने क्या किया है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटी जो हैं उनको भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने, ठीक है, इसका राइट दिया है। उनकी जो भी भाषा है, लिपि है, संस्कृति, उसको क्या करना है, बनाए रखना है। ये आर्टिकल 29 की बात की है। और 30 में हमने क्या किया है, 30 में हमने किया है कि जो भी है इनके लिए शिक्षा संस्थान, ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाली बात हमने की है इसमें फंडामेंटल राइट में। 29 और 30 जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, वो माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमने बात की है किसकी, माइनॉरिटीज़ की, और इनकी जो भी है इनको हितों की रक्षा करनी है। ये हो चुका है अपना। इसके बाद में और चलते हैं आगे। तो फिर अपना आता है कि जो हमारे पास में क्या है, एकल नागरिकता का भी यहाँ पे क्या है, सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो एकल नागरिकता का यहाँ पे सिस्टम है, मतलब अगर आप क्या हैं, भारत के नागरिक है, भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो क्या होगा भाई, केवल भारत का ही नागरिक होगा। देखो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, अपन भारत में रहते हैं तो अपन क्या है, भारत के ही नागरिक होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि अपन क्या है, पहले कहीं रहते थे वहाँ का अपन नागरिक रहेंगे। ठीक है, न कि क्या है किसी प्रांत का जिसमें अपन पहले रहते थे, तो अपन को वो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे नागरिकता लेनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पे रह सकते हो। तो सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पे सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि भाई दो जगह जो है दोहरी नागरिकता का आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, सिस्टम मिल जाए। दोहरी नागरिकता जो है ये सिस्टम कहाँ पे है, दोहरी सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप, ये है अमेरिका में। कहाँ पे है ये, यूएसए में। ठीक है, तो ये हो गया है अपना एकल नागरिकता वाला सिस्टम भी यहाँ पर। और यहाँ पे अपने क्या है, और तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, जुडिशियरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है। तो अपने पास में क्या है, देखो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है, एकीकृत भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और जो अपने पास में टॉप लेवल की संस्था है
न्यायपालिका में जुडिशियरी में वो क्या है, टॉप लेवल की शीर्ष स्तर की संस्था क्या है अपने पास में, सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। ये तो कहाँ पर है, ये अपने सेंट्रल लेवल पे हो गई बात। और अगर अपन बात करें स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे भी अपने पास में क्या है, स्टेट लेवल पे अपने पास हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट के अंडर में अपने आ जाते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, फिर अपने आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। ये फर्स्ट ग्रेड वालों के इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब यहाँ पे अपने सुप्रीम कोर्ट वाला सिस्टम है, यहाँ पे टॉप लेवल की संस्था है जो क्या करती है, भारतीय न्यायपालिका में इसका मेंशन है, ठीक है। तो ये है अपने पास में। और जो सुप्रीम कोर्ट है वही क्या है, अपने फंडामेंटल राइट हो गए और इसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनका क्या है, ये संरक्षक है, ठीक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर कुछ वायलेशन वगैरह होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या है, इनका संरक्षक है, इनको बचाने का काम करता है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या है, जो जज हमारे पास में है, ठीक है, तो जजेज का क्या होगा, हमें नियुक्ति भी करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, उनका उनका भत्ता हो गया, पद से हटाना हो गया, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल अपना जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपन पढ़ते हैं, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें ये सब बातें भी बीच बीच में बताई गई हैं। तो वही है कि ये हम क्या है, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सरकार जो है, कोई सी भी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर नहीं बना सकती कि आप इस तरह से काम कीजिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई भी तरह का दबाव नहीं डाल सकती सरकार, ठीक है। वो बोल देंगे कि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खुद ही उसके संरक्षक हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप कुछ भी कहते रहिए, हम आपके अकॉर्डिंग काम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई अपने पास में, ओके। तो इसके बाद में अपन देखें लास्ट में, तो अपना बचता है क्या, कि अपने पास में क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य जो हैं वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अपने पास में कोई भी धर्म है उसको यहाँ पे अलग से संविधान जो है किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म पे मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे। और धार्मिक जो स्वतंत्रता वाला आर्टिकल है अपने फंडामेंटल राइट में, तो वो सब भी है यहाँ पे। धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको सार्वजनिक व्यवस्था है, और आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा सब यहाँ पे है, फंडामेंटल राइट में ही है। तो इसको अलग से भी देख सकते हैं कि भाई अपने पास में क्या है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अपना समाजवादी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं अपने विशेषताएं यहाँ पे लगभग देख ली हैं। एक दो बातें और हैं जो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे संघात्मक सरकार है, ठीक है, संघात्मक सरकार है अपने यहाँ पे। तो इसमें देखो नाम मात्र जो प्रमुख है अपना, नाम मात्र सेंट्रल में बात करें तो नाम मात्र प्रमुख अपना कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट महोदय, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। बात करें स्टेट में, तो स्टेट में कौन आ जाएंगे, गवर्नर, ठीक, गवर्नर। और इधर देखते हैं अपन वास्तविक ओरिजिनल, ठीक है। तो वास्तविक ओरिजिनल पावर किसके पास है सेंट्रल में, तो ये है अपने प्राइम मिनिस्टर जी के पास में, पीएम से आपके पास में, ठीक। तो ये तो पीएम साहब के पास। और इधर स्टेट में किसके पास हो जाएगी, इधर आ जाएगी चीफ मिनिस्टर साहब के पास, ठीक। तो ये अपन को यहाँ पे थोड़ा सा और याद करना है, ओके। और ये तो हमने देख ही लिया कि सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है। और एकीकृत न्यायपालिका है अपनी, इंटीग्रेटेड है, अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया है, वो जो अभी हमने ऊपर देखा सुप्रीम कोर्ट वाला, तो वहीं लिख देती हूँ मैं, ये हमने लिया है यूएसए से, ठीक, यूएसए से हमने ये लिया है एकीकृत वाला, स्वतंत्र वाला। और इसके बाद में अपन देखें तो अपने पास में क्या है यहाँ पर, और अपन यहाँ पे देखें तो देखो तो हमने जो है कुछ कथन देखने हैं अब। तो कथन देखो, केसी व्हीलर है एक नाम, केसी व्हीलर जो है इन्होंने बोला है क्या, कि जो एकात्मकता की भावना है वो क्या है, संघ में निहित है। क्या बोला है इन्होंने, जो एकात्मकता की भावना है वो क्या है, संघ में है। इसके अलावा एक शब्द ये भी आ सकता है कि अर्ध संघात्मक सिस्टम, ठीक, ये तो इनका कथन है ये। दूसरा जो है मॉरिस जोन्स, क्या नाम है इनका, मॉरिस जोन्स है इनका नाम।
तो मोरिस जोन्स ने क्या कहा है, सौदेबाजी का संघ कहा है। ठीक, क्या कहा है भाई, संविधान को सौदेबाजी का संघ कहा है। इसके अलावा एक जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, उनको अपन देख चुके हैं वैसे तो। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, सहकारी संघवाद कहा है। क्या कहा है, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव जो है इन्होंने कहा है यहाँ पर। ओके, और अपना जो भारत है वो क्या है, गणराज्य है। ये मैंने आपको बता दिया गणराज्य क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे निर्वाचित होता है, ना कि हम उनको क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हम इलेक्टेड करते हैं, निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं, ना कि उनको क्या करते हैं, वंशानुगत बिठा देते हैं। ठीक है, तो वंशानुगत वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, उनका निर्वाचन करते हैं। इसलिए भारत क्या है, एक गणराज्य है, लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है। ओके, अब हम आगे देखें तो जो है लगभग अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये विशेषता वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो कल की क्लास थी ना अपनी, उसमें क्या हुआ था, तो थोड़ा सा है ना, जो संविधान निर्माण के टाइम पे कुछ समितियां भी थी, कुछ समितियां तो हमारी कवर हो गई थी, एक दो कुछ बच गई हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल वाली भी ले लेते हैं और बची कुछ भी ले लेते हैं साथ में। तो देखो, एक नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसमें आप ऐड कर लेना ये सब चीज़ें। अभी मुझे याद आ गया तो मैंने कहा इसको बता देते हैं। ठीक है, तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, हाँ तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये हमने कल देखा था कि एक तो ये क्या थे, प्रक्रिया और नियम समिति जो थी अपनी। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति के ये क्या थे, हेड थे। ठीक, इसके अलावा जो संचालन समिति थी, ठीक है, संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, इसके भी क्या थे, ये हेड थे। ठीक, इसके अलावा हमने देखा था कि जो झंडा समिति थी, ठीक है, झंडा समिति हो गई, तदर्थ समिति, इसके हेड भी राजेंद्र प्रसाद थे। और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, तो वित्त वाला और स्टाफ समिति। ठीक, वित्त और स्टाफ समिति के हेड भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद जी के लिए ये सब याद रखना है आपको। दूसरा नाम आता है अपने पास में किसका, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। ये क्या थे, तो ये थे अपने संघ संविधान सभा में। ठीक, तो संघ संविधान सभा में थे ये मेंबर, फिर है, ठीक है, संघ संविधान सभा में थे, संघ शक्ति समिति में भी थे ये, लास्ट में जो हमने संघ शक्ति समिति बनाई थी वहाँ पर भी ये थे, और भारतीय राज्यों के लिए एक समिति थी उसमें भी ये थे। ठीक है, भारतीय राज्यों की जो समिति थी उसमें भी ये थे। ठीक, ये हो गए। अब आगे चलें तो थोड़ा सा और देखें, तो अपने पास में आते हैं एक तो सदन समिति। ठीक, सदन समिति हो गई, और अपने पास में है आयुक्तों के लिए प्रांत समिति। क्या है, आयुक्तों के लिए प्रांत समिति है। इनके हेड कौन थे, तो इनके हेड थे, इसको थोड़ा इधर ही लिख देते हैं अपन, तो इसके हेड कौन थे यहाँ पर, तो ये थे अपने पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो है ये इनके हेड थे, किसके, सदन समिति के। इसके अलावा आयुक्तों के लिए जो प्रांत है, प्रांत समिति, इन दोनों के हेड कौन थे, ये पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, अब आगे चले तो फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है उनके लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपन बात कर रहे हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी बात करें तो ये थे एक तो फंडामेंटल राइट के लिए जो समिति थी उनकी। दूसरा माइनॉरिटीज़ के लिए एक समिति थी, उनका मामला था परामर्श समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति हो गई। और इसके अलावा कोई भी ट्राइबल से रिलेटेड, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कोई मामला हो गया तो उनके काम भी यही करेंगे। बाह्य और आंशिक क्षेत्र, ये सारे के सारे इतने सारे काम किसके पास थे, वल्लभ भाई पटेल के पास थे। ओके, अब हम आगे देखें तो आगे अपने पास है एक नाम तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम है, तेज बहादुर सप्रू जी हैं। तो इनके पास में था नीति निदेशक तत्व समिति थी। क्या था इनके पास, नीति निदेशक समिति। ठीक है, तो इसमें भी ती आ रहा है, इसमें ती आ रहा है, याद रह जाएगा। फिर आगे देखें तो के एम मुंशी जो हैं ये किसके थे, तो ये कार्य संचालन या स्टीयरिंग समिति। ठीक है, स्टीयरिंग समिति के क्या थे, ये हेड थे। कौन, के एम मुंशी। मैंने ऊपर भी आपको स्टीयरिंग समिति बता दिया, संचालन समिति, ये संचालन समिति यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
KM मुंशी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब है JB कृपलानी जी। तो JB कृपलानी जी जो हैं वो फंडामेंटल राइट वाली में और क्या है, फंडामेंटल राइट की उप समिति में है एक तो हेड, ठीक है। और जो HC मुखर्जी हैं, HC मुखर्जी भी क्या है, माइनॉरिटीज़ की जो क्या है उप समिति, उसके हेड हैं, ठीक है। और गोपीनाथ बारदोलाई जो हैं वो क्या हैं, SC ST उप समिति है, उसके हेड हैं। इसके अलावा AV ठक्कर बापा जो थे, ये अपने थे बाह्य और आंशिक मामलों में, ठीक। देखो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रक्रिया नियम समिति के हो गए, झंडा समिति के, वित्त और स्टाफ समिति के हेड है। फिर जवाहरलाल नेहरू है संविधान सभा के, संघ संविधान सभा के, संघ शक्ति समिति के, भारतीय राज्यों की समिति के। पत्ताभी सीतारमैया है सदन समिति के, आयुक्तों के लिए प्रांत समिति के भी। फिर वल्लभ भाई पटेल जी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फंडामेंटल राइट की समिति हो गई, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की समिति हो गई, परामर्श समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जनजाति बाह्य आंशिक, ठीक है। ये सब इनके समिति है, उप समिति वाला नहीं चल रहा है इनके। फिर अपने आते हैं तेज बहादुर सप्रू, यहाँ तेज आ रहा है तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व वाली समिति के हैं ये। KM मुंशी यहाँ पे के देखो, कार्य संचालन स्टीयरिंग समिति, तो इनके हेड है KM मुंशी। JB कृपलानी जी हैं फंडामेंटल राइट की उप समिति के, और HC मुखर्जी हैं माइनॉरिटीज़ की उप समिति के। गोपीनाथ बारदोलाई है SC ST की उप समिति के, और AV ठक्कर है बाह्य आंशिक मामलों की उप समिति के, ठीक है। तो ये मुझे अभी थोड़ा याद आ गया था बताते बताते, तो मैंने अभी बता दिया है आपको, और ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें तो हमने कवर कर ही ली थी, तो अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम कल जो क्लास है अपनी, तो कल का टॉपिक अपना रहने वाला है संवैधानिक विकास। तो आप चाहें तो उसको पढ़ के आ सकते हैं, संवैधानिक विकास, जिसमें फर्स्ट ग्रेड वाले तो क्या पढ़ के आएंगे, 1935 का एक्ट पढ़ के आएंगे, और जो सेकंड ग्रेड वाले हैं अगर, तो सेकंड ग्रेड वाले पूरा ही पढ़ के आएंगे, ठीक है। जो भी ऑल अपने क्या है, सारा का सारा ही विकास अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट से लेके अपन को ये भारत संविधान संशोधन, ये नियम यहाँ तक देखना है हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, ठीक। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो भी कल बच्चे जुड़ेंगे तो सेकंड ग्रेड वाले तो शुरू से वीडियो देखनी ही पड़ेगी, और जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनको क्या है, थोड़ा सा जब भी ये वाला पार्ट स्टार्ट हो तब वो आके वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने की उनको आवश्यकता नहीं है। सिलेबस में जितना है उतना पढ़ें, ज़बरदस्ती फालतू का मैटर ना पढ़े, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कंटेंट है, ठीक है ना। तो चलो कल ये पढ़ के आना। और बाकी ये जो आज की क्लास कैसी लगी, विशेषता वाला पार्ट कैसा लगा, तो छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो ये सब चीज़ें ही पूछी जाएंगी, थोड़ा बहुत बना के। वरना जो है मेरा तो यही कहना है कि आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो संविधान सभा के सेशन से ज़्यादा पूछने की संभावना है, तो उसको तो बहुत पक्का कर लें। और जो है ये वाला पार्ट जो विशेषता वाला है, इसको आराम से शॉर्ट में लिख ले, एक पेज में सारे नोट्स बन जाएंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, ठीक है, और शेयर करें, और एक कमेंट भी करके जाएं, तभी ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा वापस से ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है। और जो भी आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो अपन ने डाला हुआ है कि किस सीक्वेंस में अपनी क्लासेज आएंगी, ठीक है। तो क्लासेज के सीक्वेंस के लिए प्लस PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है @RPSC तरंग जो अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस पर आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों काम आपको वहाँ पे जाके कर लेने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।